चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी पर। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जल्दी से क्लास के साथ जुड़ेंगे एक बार। और हम लोगों की आज जो है वो क्लास नंबर 7 होने वाली है। मतलब कम स्टार्टिंग से अगर देखें तो आज ये 7वीं क्लास है। 5 क्लास तक में हम लोगों ने यूनिट 1 को कंप्लीट किया था और एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट भी हुआ था जिसमें आपने अपने आप को जज किया होगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। और वो टेस्ट जो है वो पब्लिक पड़ा हुआ है, उसको प्राइवेट नहीं किया गया है। तो आप अगर जिसने नहीं भी देखा है तो वो उसको देख सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 से, जो हमारा सेगमेंट स्टार्ट होता है सॉफ्टवेयर से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, जल्दी से एक बार सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे और क्लास को शेयर भी कर देंगे। और बिल्कुल जल्दी से बताएंगे क्या मैं ऑडिबल हूँ? सभी बिल्कुल हूँ। चलिए बढ़िया है। गुड इवनिंग सभी को। से जो हमारा सेगमेंट स्टार्ट होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। रेलवी एलवी बिल्कुल प्लान हो रहा है, जल्द से आप क्लासेस मिलेंगे उसके लिए भी। और चलिए भाई, जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाएंगे सभी लोग और क्लास को करेंगे स्टार्ट। पुनः एक बार सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास नंबर 7। हमारा टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि सर ये क्लास किसके लिए है। बेसिकली इस क्लास को डिजाइन किया गया है जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का जो मेंस हो रहा है, ठीक है ना, उसको टारगेट करते हुए ये बैच जो है वो स्टार्ट किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है क्या इस बैच से अदर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। होता क्या है, हर एक एग्जाम का अपना एक अलग पैटर्न होता है। बात समझ रहे हो? हर एक एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का जो नजरिया होता है वो अलग होता है। एसएससी जिस ढंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, जहां जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको इस पीसी बैच से मिलने वाले हैं। बात समझ गए? ठीक है ना। और होता क्या है, जैसे सपोज दैट दिल्ली पुलिस की अगर हम बात कर लें, ठीक है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जो पिछली बार हुआ था 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे और उसमें मोस्टली जो है क्वेश्चन जो थे वो एमएस ऑफिस से क्वेश्चन होते थे। 6 से 7 क्वेश्चन एमएस ऑफिस के और बाकी 3 से 4 क्वेश्चन बचे हुए पार्ट से पूछ लिए जाते थे। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसी बैच से मतलब हर एक एग्जाम कवर हो पाएगा। उस एग्जाम में अगर पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल यहां से कवर अप कर सकते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो हर एक, जैसे मान लो यूपी पीसीएल का एग्जाम हो गया, ठीक है, यूपी पीसीएल में थोड़ा सा लेवल इसका अप हो जाता है। ठीक है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो जहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, नो डाउट। सीएचएसएल मेंस तक कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। सीएचएसएल मेंस है शायद आपका 18 नवंबर को, ठीक है ना। और इस 18 नवंबर से पहले पहले, काफी पहले हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। कंप्यूटर में पढ़ने को तो बहुत कुछ है, ठीक है, इतने कम समय में कंप्लीट नहीं कराया जा सकता। लेकिन जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का जो सिलेबस है वो हम जरूर पूरा करा देंगे। ठीक है, जहां जहां से वो क्वेश्चन पूछता है वो आपका जरूर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने को तो कंप्यूटर 6 महीने में भी कंप्लीट नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी सभी को। चलिए भाई, ज्यादा देर ना करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। एक बार भाई शेयर कर दो सभी के पास, फिर मजा आएगा। यस सर, मीन्स ठीक 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 ठीक। सर पहले की क्लासेस कहाँ पर देंगे? पहले की क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पर लाइव हुई थी, प्राइवेट हो गई हैं। सारी की सारी क्लासेस आपको परमार एकेडमी बैच में, पीसी बैच के अंदर विद नोट्स, क्लास पीडीएफ और क्विजेस के साथ आपको वो बैच में इनरोल्ड मिलेंगी। ठीक है, चलो भाई आज आते हैं हम लोग इस टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने हार्डवेयर को कंप्लीट किया था, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में हार्डवेयर को कंप्लीट किया था, जो कि कंप्यूटर के बहुत ही 2 मेन हिस्से होते हैं। ठीक है ना, एक आपका हार्डवेयर था और दूसरा जो आज हम पढ़ेंगे वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या होता है सॉफ्टवेयर, कितने टाइप्स का होता है सॉफ्टवेयर, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्डवेयर पढ़ने को तो बहुत बड़ा है, ठीक है, जितना हम लोगों ने पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी थी, ठीक है, हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी थी और हमने स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी थी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है ना, वो सारा का सारा किसका पार्ट है? हार्डवेयर का ही पार्ट है। यानी कि
द डिवाइसेस विच कैन बी टच्ड फिजिकली, जिनको फिजिकली टच किया जा सके, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। फिजिकली अगर आप टच कर पा रहे हो किसी भी चीज को, किसी भी डिवाइस को, दैट वन बी कंसिडर्ड एज हार्डवेयर, तो उसको हार्डवेयर के तहत कंसिडर किया जाएगा। इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, सॉफ्टवेयर बेसिकली है क्या, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या रहने वाला है। थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफ करूं सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर जनरली क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीटली एक साथ कंपाइल करके एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है, और उस प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है कि वो क्या कार्य करेगा, ठीक है। चलिए, सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे, द सेट ऑफ प्रोग्राम्स रिटन बाय प्रोग्रामर्स, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, वो कोडिंग के थ्रू एक सेट ऑफ प्रोग्राम को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करते हैं, जो किसके लिए स्पेसिफिक टास्क, यानी कि पर्टिकुलर काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आप एप्लीकेशन चला रहे हो परमार एसएससी, ठीक है, बिल्कुल इसी के साथ आपको जोड़कर रखेंगे, जाने नहीं देंगे। तो ये परमार एसएससी ये क्या है, एक एप्लीकेशन है, क्या है, एक एप्लीकेशन है, और एक स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको बनाया गया है। और टास्क क्या है, हमारा काम है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कराना। बात समझ रहे होगे बिल्कुल। तो इस एप्लीकेशन का पर्टिकुलर टास्क हुआ। इसी तरीके से हजारों एप्लीकेशन, हजारों ऐसे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे जो किसी ना किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, सॉफ्टवेयर। क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर। कुछ विशिष्ट कार्य, एक बार इस पॉइंट को नोट करके ना, फॉर स्पेसिफिक टास्क द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस written by programmers to perform some specific task is called software, ठीक है। चलिए भाई, अगर हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आपको देख रहे हो तमाम तरीके का, जैसे आपका ये गूगल हो गया है, ठीक है, एप्पल का ये जो विंडो मैक ओएस होता है, ठीक है, एप्पल iOS हो गया, MS वर्ड हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ठीक है, ये MS एक्सेल हो गया, विंडोज हो गया, जावा हो गई, लाइनेक्स हो गई, तमाम तरीके के आपको ये ऐसे सॉफ्टवेयर देखने को मिल सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें, तो जो हमारा पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप, तो पहला जो टाइप रहने वाला है वो क्या होगा, जरा देखेंगे। पहला टाइप हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बात समझ में आ रही होगी। और थर्ड हमारा आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे काम के लिए डिजाइन किया गया है जो कि कंप्यूटर के जो मेन टास्क होते हैं, यानी कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसे डेवलप करी जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल मैंने बात किया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो क्या काम करते हैं, यूजर का इंटरेक्शन करवाते हैं किसके साथ, सिस्टम के साथ, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ। तो ये भी एक तरीके का प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम्स, ऐसे जो सॉफ्टवेयर होंगे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होंगे, जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाएंगे, किसी एक सिंगल टास्क के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है। वहीं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, उसको सिक्योरिटी देने के लिए, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, इन सारे कामों के लिए हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। बारी बारी से देख लेंगे। पहला अगर हम बात करें व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने अभी आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो तमाम तरीके के काम करता है, किसके लिए,
कंप्यूटर के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसके अंदर रखी हुई फाइल्स को मैनेज करने के लिए, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कहलाएगा वो क्या होगा, ऐसे सभी सॉफ्टवेयर कहलाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस इन ऑर्डर टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑफ कंप्यूटर, ये जो कहलाएगा आपका क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एक बात और ध्यान रहे, ठीक है, जब तक कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा कंप्यूटर रन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रन नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत ही मैंडेटरी है ये सॉफ्टवेयर। क्लियर हुई बात? इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल, ऐप को सॉफ्टवेयर ही तो बोलेंगे भाई। ऐप जो है वो किससे तैयार हुआ है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से ही तो तैयार हुआ है, एक कोडिंग की गई है, प्रोग्राम तैयार किया है, तो बिल्कुल वो क्या हो सकता है, जावा, लाइनेक्स, ऐप, कोई भी एप्लीकेशन का नाम, सारे के सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर में ही कंसीडर किए जाएंगे। अब सॉफ्टवेयर को क्या बेसिक डिफरेंस हार्डवेयर में, इसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, इसको आप फिजिकली टच नहीं किए। क्या कभी आपने एंड्रॉयड को टच किया है, छू के देखा कि एंड्रॉयड छूने में कैसा लगता है, ठीक है, भारी है, हल्का है, अच्छा है, खराब है, ठीक है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो ऐसा तो आप टच नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही होगी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक इमेजिन है, यानी कि बस कोडिंग के फॉर्म में उनको तैयार किया जाता है एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। चलिए भाई, अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स की बात करूं तो जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सभी आपके किस में आएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप देखिएगा, विंडोज का जो माइक्रोसॉफ्ट है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स हो गया, एमएस डॉस हो गया, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किस पर आधारित है, CUI पर। किस पे आधारित है, CUI बोले तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है ना, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि लाइन बाय लाइन आपको वहां पर आपको ग्राफिक्स नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं विंडोज की बात करूं तो ये क्या है, GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। वहीं यूनिक्स हो गया, सोलेरिस हो गया, यूवेंटू हो गया, ठीक है, एप्पल मैकिंटॉश हो गया, मोबाइल फोन OS हो गया, ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ठीक है ना। वहीं जो लाइनेक्स है वो क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि फ्री टू यूज है सभी पब्लिक के लिए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जहां जहां आप ओपन सोर्स की बात करते हैं इसका मतलब होता है फ्री टू यूज और फ्री टू डाउनलोड फॉर एवरीवन। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, कहीं से भी आप इसके जो जहां पर इसकी वेबसाइट वगैरह है वहां से डाउनलोड करके इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये एग्जांपल आप याद रखिएगा, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ा जाए। वहीं अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, दूसरा आता है आपका सर्वर प्रोग्राम्स, ठीक है, फिर आता है डिवाइस ड्राइवर्स, लोडर होता है, लिंकर है, लैंग्वेज प्रोसेसर यानी कि ट्रांसलेटर। ये सभी के सभी आपके क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ध्यान रखिएगा क्या क्या ये काम करते हैं, आइए बारी बारी से देख लेते हैं। अगर हम सर्वर प्रोग्राम्स की बात करेंगे तो सर्वर प्रोग्राम्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट रन एज सर्विसेज एंड सर्व द नीड्स और रिक्वेस्ट ऑफ अदर प्रोग्राम्स। देखो, सर्वर से आप ध्यान कर पा रहे होंगे, यानी कि ऐसे डेडिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो किसी भी पर्टिकुलर सर्विस के लिए रन किए जा रहे हैं और जो हर एक किसी के लिए उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को मैनेज करता है, दैट वन इज सर्वर प्रोग्राम्स। जैसे आपका वेब हो गया, ठीक है, वेब सर्वर हो गया, प्रिंट सर्वर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, डेटाबेस सर्वर हो गए, जो पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करने का काम करते हैं, दैट वन इज सर्वर प्रोग्राम्स। किस कैटेगरी में आएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं।
वहीं अगर मैं डिवाइस ड्राइवर्स की बात करूं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डिवाइस ड्राइवर्स जो होता है, जब भी कोई हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, ध्यान देना, तो उस हार्डवेयर को रन करने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। उसी की मदद से कंप्यूटर उसको समझकर उसको ऑपरेट करता है। दीज आर द शेयर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। OS फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है। दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस में, यानी कि हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में जो एक इंटरफेस प्रदान कर रहा है, उसको रन कराने का। सपोज दैट आपने कीबोर्ड को कनेक्ट किया, सपोज दैट आपने सिस्टम के साथ कीबोर्ड को कनेक्ट किया, ठीक है, तो इसको रन करने के लिए भी एक ड्राइवर होता है। आपने नेट कार्ड अटैच किया, आपने साउंड कार्ड आपने ऐड किया। जब तक आपके कंप्यूटर सिस्टम में साउंड ड्राइवर नहीं पड़ा होगा, ठीक है, साउंड ड्राइवर नहीं होगा, तब तक आप स्पीकर से साउंड को नहीं सुन सकते, आवाज आएगी ही नहीं। इसलिए तमाम सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हुए उनको प्रॉपर रन करने के लिए पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम को ही मैनेज करने का काम कर रहे हैं। अगला आता है आपका लोडर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कंप्यूटर की भाषा में लोडर, उस लोडर को मत समझ लेना, ठीक है, सामान ढोने वाला है। लोडर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट लोड्स द मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेटेड बाय द ट्रांसलेटर इनटू द मेन मेमोरी एंड मेक्स इट रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। यानी कि ये भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, किसी भी यूजर के द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है, तो जो मशीन भाषा जो समझती है, लोडर क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करते हुए मेन मेमोरी में लोड करता है और तैयार करता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी? तो उसको हम लोग कहेंगे लोडर, और ये भी एक किसका हिस्सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। बात आ रही समझ में? क्लियर है? लोडर आ जाएगा। उसके बाद आता है लिंकर। कौन आएगा? लिंकर भी आ जाएगा। लिंकर क्या है? इट इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। सपोज दैट एक फाइल है, जैसे आप देख रहे होगे, ऐसे दूसरा मॉड्यूल है, ठीक है, ऐसे तीसरा है मॉड्यूल है। तो जैसे ये सोर्स होते हैं, तो अगर इन तीनों को एक साथ कनेक्ट करके जोड़कर कोई एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना हो, तो इन तीनों को जोड़ने का काम कौन करता है? लिंकर करता है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो तमाम सारी ऑब्जेक्ट सोर्सेस को एक कोड में लिंक करके सिंगल जो कोड है वो बनाता है, ताकि प्रोग्राम को इजीली एग्जीक्यूटेबल बनाया जा सके, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस इन वर्डिंग्स पर ध्यान देना, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आज से पूछ लिया जाएगा कि लिंकर का काम क्या है। बात समझ में आ गई? क्या लिंकर का काम है? अलग अलग ऑब्जेक्ट यानी कि सोर्स कोड को एक साथ मिलाकर लिंक करके एक अलग सोर्स कोड तैयार करता है। दैट वन इज रेडी टू एग्जीक्यूट, ठीक है। अगला आता है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम। लैंग्वेज प्रोसेसर यानी कि ट्रांसलेटर। क्या है ये? अ लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड फ्रॉम द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सोर्स कोड से मतलब समझते हो, यानी कि कोई भी जो यूजर होता है वो अपनी भाषा में इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को देगा। अब कंप्यूटर जो है वो अपनी भाषा में चीजों को समझकर एग्जीक्यूट कराएगा। तो यूजर का जो कोड था और कंप्यूटर जिस कोड में समझेगा, इनको कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रांसलेटर का। और इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाए गए, इसके लिए सेट ऑफ प्रोग्राम बनाया गया है जो सोर्स कोड को चेंज करेगा, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसकी जो जिस लैंग्वेज में वो समझ पाएगा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसीलिए इसका नाम है लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर ट्रांसलेटर। अब इसमें 3 पूछे जाते हैं आपसे। पहला असेंबलर पूछा जाता है,
ठीक है। दूसरा आपसे इंटरप्रेटर पूछा जा रहा है, अगर किसी ने एग्जाम्स दिए होंगे तो उसको समझ में आ रहा होगा, इंटरप्रेटर। तीसरा आपसे कंपाइलर। ये सभी जो हैं किसका हिस्सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है। बारी बारी से सभी को समझेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आता है असेंबलर। क्या होता है असेंबलर? एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम, एक तरीके का प्रोग्राम है दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मतलब एक लो लेवल लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज होती है, हम जो सिस्टम को, जिस लैंग्वेज में सिस्टम को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, दैट वन इज असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में समझेगा, दैट वन इज मशीन लैंग्वेज। बात समझ में आ रही? तो जो आपका सोर्स कोड होता है असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। असेंबलर उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा और ऑब्जेक्ट कोड में कर देगा, यानी कि मशीन को, मशीन लैंग्वेज में उस इंस्ट्रक्शन को चेंज करने का काम करता है कौन, असेंबलर। तो ध्यान रखिएगा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में काम करने का काम कौन करता है, असेंबलर करता है। दूसरा आता है आपका इंटरप्रेटर, ठीक है। अभी ध्यान से समझते चलेंगे। इंटरप्रेटर क्या काम करता है? इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में? इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करता है, तब ट्रांसलेट करता है, यानी कि लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है, इंटरप्रेटर। ये स्लो इन नेचर होता है, यानी कि धीरे धीरे काम करता है, स्लो, और लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने हैं। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया विच ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, तो आपका आंसर क्या होगा, इंटरप्रेटर आपका जवाब होगा। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, ध्यान रखिएगा। बात समझ गए? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, वो भी लाइन बाय लाइन। पहले एक लाइन को ट्रांसलेट किया, फिर आएगा दूसरी लाइन पे। इनकेस अगर इन लाइंस में कोई भी एरर हुई तो वो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक उस पर्टिकुलर लाइन में जो भी एरर होगी करेक्ट नहीं की जाएगी। क्लियर हुई बात? चलिए, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर में हमारा तीसरा टाइप आता है कंपाइलर। इंपॉर्टेंट है। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट द कोड रिटन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। काम वही करता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही, पूरे के पूरे प्रोग्राम को वन इन अ सिंगल टाइम, एक बार में ही क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देगा। एक बार में ही, लाइन बाय लाइन नहीं करेगा। इट कन्वर्ट्स होल प्रोग्राम एट अ टाइम, एक बार में पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर देगा और लास्ट में अगर कोई एरर होगी, सारी एरर जो है वो बारी बारी से आपको बता देगा कि इस प्रोग्राम में ऐसी ऐसी एरर हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो उम्मीद करेंगे आपको तीनों समझ में आ रहे होंगे, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ठीक है, अब जरा देखेंगे किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहले जो सोर्स कोड था, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस स्टार्टिंग में दिए जाते हैं इनिशियली, दैट वन इज सोर्स कोड फॉर अ कंप्यूटर। कंपाइलर क्या करता है, उसको रीड करता है सोर्स कोड, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को उसको मशीन, जो भी मशीन समझती है उस लैंग्वेज में उसको चेंज करता है, तब वो बन जाता है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, लिंकर क्या करता है, उसको लिंक कर देता है। हो सकता है अलग अलग मॉड्यूल हो, अलग अलग कोड हो, तो उनको लिंक कर देगा। ठीक है, लिंकर अगर कोई एडिशनल फाइल होगी तो उसके साथ वो चली जाएगी और एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। और फिर लोडर क्या करेगा, उसको मेमोरी में लोड कर देगा, तभी इंस्ट्रक्शन जो है, तभी कोई भी आपके द्वारा दिया हुआ इनपुट पूरी तरीके से मेमोरी में जाकर आपको आउटपुट, जितना भी मैंने कंट्रोल यूनिट में आपको बताया था, ठीक है, एएलयू, आपका रजिस्टर्स, कैसे मेमोरी के साथ पूरा सब वर्क करते हुए आउटपुट आपको दिखने को मिलता है। तो सॉफ्टवेयर की भाषा में कुछ इस तरीके से काम होता है। बात आई समझ में? चलिए भाई, इतना आप समझ गए होंगे। तो पहला टाइप हम लोगों ने कंप्लीट किया, दैट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया। अगला है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए भाई, इसको भी समझ लेते हैं क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज आर एंड यूजर है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर यूजर के द्वारा ये यूज किया जाएगा। दैट टू रियल वर्क्स फॉर यूजर्स, यानी कि जो यूजर के लिए उनका काम करें।
ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क करें, ठीक है, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है, दैट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मुझे एक ऐसे प्रोग्राम की जरूरत है, एक ऐसे एप्लीकेशन की जरूरत है, या ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो मेरे लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर दे, जो मेरे लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर। तो एमएस ऑफिस ने समझा अच्छा ठीक है, तो एमएस माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एक प्रोग्राम तैयार कर दिया, दैट वन इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्लियर है? तो ये बेसिकली जो ये पावर पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए ही यूज होता है, दूसरा काम ये नहीं करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइन्ड टू डू द स्पेसिफिक टास्क्स। इट कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये भी बात है कि एप्लीकेशन तो बना के रन कर दिया, लेकिन इसको चलाओगे कहां पर? चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आप मोबाइल पर चला रहे हो तो यानी कि एंड्रॉयड ओएस की जरूरत है। अगर आप सिस्टम पर चला रहे हो, कंप्यूटर पर चला रहे हो, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। डेस्कटॉप पे अगर चला रहे हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, बिना इनके ये रन नहीं होते हैं। आई बात समझ में? हाँ जी। दीज आर क्रिएटेड फॉर यूजर कन्वीनियंस ओनली। मैंने क्या बताया, यूजर की जैसी नीड होती उसी के अकॉर्डिंग इनको बना के तैयार किया जाता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है, ये किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए यूज होता है, ये प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए यूज होता है। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है, जो डेटा वगैरह बनाया जाता है। एमएस एक्सेल 2 बार हो गया। एडोबी रीडर हो गया, ठीक है, पीडीएफ वगैरह को रीड करते हो, एडिट करते हो, तमाम सारी चीजें। कोरल ड्रा ग्राफिक्स में यूज होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में, ठीक है। फोटोशॉप ये भी आपका ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज होता है। तो अलग अलग तरीके के स्पेसिफिक टास्क के लिए जितने भी एप्लीकेशन बनाए गए हैं वो सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। इंस्टाग्राम इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर मॉडर्न वर्ल्ड मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही बात कही आकाश एनएस रेड्डी ने, ठीक है। सोशल मीडिया, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं, और इनको आप सारे के सारे जितने भी सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर्स हैं अपने ऊपर इनको हावी मत होने दीजिए, ठीक है। आजकल क्या हो गया है, सोशल मीडिया के सभी गुलाम बन चुके हैं। सुबह आंखें खुलेंगी आपकी, और खुलते ही क्या देखोगे? किसका नोटिफिकेशन आया, ठीक है। जल्दी से देखते हैं किस किस ने हमारा स्टेटस देखा। आजकल स्टेटस में दुनिया दीवानी हो गई है, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है, और अपने स्टेटस को ऐसा बनाना है कि आपके स्टेटस को बिना दिखाए भी लोग आपके स्टेटस को समझें। ऐसी मानसिकता रखिएगा अपने अंदर। आपके दिखाने से स्टेटस अगर किसी ने देखा तो क्या देखा? क्या रतन टाटा जी ने अपना स्टेटस किसी को दिखाया? नहीं। उन्होंने क्या किया? खुद को इस तरीके से बनाया कि उनका स्टेटस आज पूरी दुनिया देख रही है। बात समझ में आ रही? सोशल मीडिया से ये बहुत ही, थोड़ा सा मैंने आपको अलग पॉइंट ऑफ व्यू में ले लिया, ठीक है। सोशल मीडिया जो है आज की युग में बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन प्लेटफॉर्म बन चुका है। इतना लत हो चुकी है लोगों को, बहुत ही ज्यादा। जहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आकाश एनएस रेड्डी सही पूछ कह रहे हो। चलिए भाई आगे आते हैं। तीसरा हमारा टाइप आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीसरा टाइप कौन आया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा। ये कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, उसकी हेल्थ को चेक करने के लिए, उसके फंक्शंस को अच्छे तरीके से काम करते रहें, ऐसे अलग अलग तरीके के जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए गए, दैट वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कोई एग्जांपल आपको पता है क्या? देखो भाई, दीज आर द सॉफ्टवेयर दैट मेंटेन एंड चेक ऑफ हेल्थ ऑफ कंप्यूटर बाय स्कैनिंग एंड मैनेजिंग डेटा। दीज सॉफ्टवेयर आर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये भी अपना पर्टिकुलर टास्क करने का ही काम करते हैं, लेकिन किस पर्पज से? मेन पर्पज आपका ये स्पेसिफिक टास्क तो हो,
लेकिन बेसिकली वो सिस्टम की परफॉर्मेंस, उसका मेंटेनेंस, उसकी हेल्थ के बारे में अगर है तो दैट वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलो भाई, विंडो डिफेंडर बिल्कुल सही किसी ने बताया। चलिए भाई, अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे डिस्क चेकअप हो गया, डिस्क रिस्टोर करना हो, डिस्क का बैकअप लेना हो, डिस्क को फॉर्मेट करना हो, डिस्क का कंप्रेशन लेना हो, एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल हो गया, इसी में और ऐड कर लो, डिस्क क्लीन अप हो गया, ठीक है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन हो गया। ये सारे के सारे सिस्टम की हेल्थ को अच्छा रखने में काम करते हैं। डिस्क क्लीनअप में मैंने आपको क्या बताया था कि ये अननेसेसरी फाइल्स को सिस्टम से डिलीट करता रहता है। डिफ्रेगमेंटेशन यानी कि डिस्क को फ्रेगमेंट करता रहता है समय समय पर, ताकि डेटा को इजीली एक्सेसिबल बनाया जा सके, उसको रीड और राइट करने में ज्यादा समय ना लगे। डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मैं आपको बता तो रहा हूं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी भी यूजर के अकॉर्डिंग, किसी भी यूजर के अकॉर्डिंग जो भी वो स्पेसिफिक टास्क करना चाह रहा है, यानी कि उस एप्लीकेशन की मदद से वो उस तरीके का जो उसने काम सोच रखा है वैसा वो काम करना चाह रहा है, तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताऊं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटर नाम का एक क्या है, एप्लीकेशन है। अब ये एप्लीकेशन क्या काम करेगा, यूजर की इच्छा थी कि मैं एक ऐसा एप्लीकेशन मुझे मिले जो वीडियो को एडिट कर सके, साउंड लगा दे, इफेक्ट लगा दे। तो वीडियो को एडिट करने के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है। क्या वीडियो एडिटर की मदद से क्या सिस्टम की परफॉर्मेंस को सुधारा जा सकता है क्या? जैसे डिस्क क्लीनअप का काम हो गया, डिफ्रेगमेंटेशन का काम हो गया, एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल हो गया, डिस्क का बैकअप लेना हो, क्या इन सभी चीजों का क्या वीडियो एडिटर का कल कोई लेना देना है? क्या वीडियो एडिटर से सिस्टम का परफॉर्मेंस एनहांस हो सकती है क्या? नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हम यूज करने वाले लोगों की सुविधा के अकॉर्डिंग, यानी कि उनके काम के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया। दैट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वहीं अगर यूटिलिटी बनाया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सभी सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर की हेल्थ, मैंने बताया तो, जो कंप्यूटर की हेल्थ और उसको अच्छे से मैनेज कर सकें, दैट वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया कि नहीं हो गया? टेक्स्ट एडिटर बिल्कुल सही बात है। बुक कब आएगी? बहुत ही जल्दी आने वाली है, अनाउंसमेंट परमार सर के द्वारा बहुत ही जल्द मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलिए भाई, अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे यूटिलिटी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर। एग्जाम्पल आपने देख लिए, बढ़ते हैं आगे। अब देखो, इतना सब कुछ काम हो गया तो बूटिंग प्रोसीजर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बूटिंग प्रोसीजर क्या है? बूटिंग का मतलब क्या है? जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है, जब आप अपने सिस्टम को ऑन कर रहे होते हो, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सारी कंपोनेंट्स को चेक करने का काम करेगा। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में अलग अलग पार्ट होते हैं, वो चेक करने का काम करेंगे, तो वो भी बूटिंग सॉफ्टवेयर, बूटिंग प्रोसीजर के अंदर ही आ जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आ जाता है। तो देख लेते हैं बूटिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होगा, इसमें डिस्क में, फ्रॉम डिस्क टू रैम, डिस्क से रैम में जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, दैट वन इज बूटिंग, उसको बोलते हैं बूटिंग। यानी कि सिस्टम जब हमारा स्टार्ट, जैसे ही आपने ऑन किया, तुरंत ये बूटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क से रैम में तुरंत लोड कराया जाता है। भाई जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उसी में तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर रखा है, जो लोकल डिस्क सी बन जाती है, उसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। आप कहते हो कि विंडोज सी हमारी इसी में पड़ी है, विंडो 10 जो भी है। अब जैसे ही आपने स्टार्ट किया, तो जो भी आपकी प्राइमरी मेमोरी है तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं और डिस्क से इसके अंदर लोड करने का काम करती हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बूटिंग क्या है? टाइप्स ऑफ बूटिंग में पहला पार्ट आता है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ रिस्टार्टिंग टर्निंग ऑन द कंप्यूटर विच इज अंडर ऑन आर वर्किंग पोजीशन। जब सिस्टम हमारा वर्किंग कंडीशन में होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिस्टार्ट कर रहे हो या टर्निंग ऑन टू द कंप्यूटर विच इज अंडर ऑन वर्किंग इस पोजीशन में, उसको हम कहते हैं, मतलब चालू ही अवस्था में जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है, वार्म बूटिंग कहलाता है। वहीं सी का उल्टा, इसको बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग ही लिख गया, इसको कर लेना कोल्ड बूटिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग टर्निंग ऑन द कंप्यूटर विच इज अंडर ऑफ कंडीशन, ठीक है, यानी कि सिस्टम आपका चल रहा था और चलते चलते सिस्टम को क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। तो उस समय जो बूट हो रहा होगा दैट वन इज कोल्ड बूटिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कोल्ड बूट। तो उसमें ये पॉइंट याद रखना, द प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर ऑफ स्टार्टिंग और टर्निंग ऑन कंप्यूटर विच इज अंडर ऑफ कंडीशन। जब ऑफ कंडीशन से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, कोल्ड बूटिंग हो गया और सिस्टम हमारा चल ही रहा है, सारी चीजें बूट कर रहा है प्रॉपर तरीके से, दैट वन इज वार्म बूटिंग, ठीक है। इसको सही कर लेना, ये कोल्ड वार्म नहीं, कोल्ड होगा। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। बायोस इज अ चिप दैट हेल्प्स इन अ बूटिंग, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। बायोस का जल्दी से फुल फॉर्म भी बता दो। अब देखो बूटिंग प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे ही हमारी बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, सबसे पहले आपका बायोस लोड होता है, ठीक है। बायोस बोले तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिल्कुल। बायोस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। परफॉर्म, उसके बाद क्या करता है? परफॉर्म पोस्ट बोले तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, उसके बाद क्या होगा आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या लोड होगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। देन इट चेक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, यानी कि उसकी जो भी सेटिंग्स होगी, यानी कि प्रॉपर तरीके से रैम वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, जो भी कीबोर्ड माउस जो भी इसके साथ पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हैं, वो सारी तरीके से प्रॉपर काम करेंगी कि नहीं करेंगी, उसकी सारी जितनी भी डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो सब सही हैं कि नहीं हैं, तो इन सारी चीज़ों को चेक कर रहा। तो ये प्रोसीजर जो हो गया किसका हो गया? बूटिंग का। पहले आपका बायोस लोड होगा, देन उसका पोस्ट परफॉर्म करेगा, देन आपका लोड होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद सारे ही कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स चेक करेगा और आपका सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है। बात आ गई समझ में? देखो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि ये काम क्या करता है? यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जैसे आपका प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गई, स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, पेरिफेरल डिवाइसेस हो गई, ठीक है, सभी को ये चेक करता है कि ये सारी तरीके से काम कर रहे हैं या कनेक्ट हैं कि नहीं है। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो ये काम हो गया आपका पोस्ट का, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा सीएमओएस, ठीक है, जल्दी से इसका फुल फॉर्म बताइए, आपसे एग्जाम्स में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। सीएमओएस का फुल फॉर्म क्या होगा? बिल्कुल सही बात, जॉयदीप। पोस्ट का फुल फॉर्म फिर से लिखिए। अच्छा, पोस्ट का लिखा तो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, फिर से क्या लिखें? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट लिख देते हैं। पावर, थोड़ा सा राइटिंग हमारी जल्दी में हो जाती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, पोस्ट। सीएमओएस का फुल फॉर्म नहीं पता सर्दी, नहीं पता है तो हम बताएंगे, जल्दी से देखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब ये क्या काम करता है? सीएमओएस जो है वो आपकी सारी सिस्टम सेटिंग्स को एक बार चेक करेगा, बूट ऑर्डर को बनाए रखने में ये सीएमओएस काम करता है, टाइम एंड डेट को मैनेज करने के लिए काम आता है। जैसे सपोज दैट आपने क्या किया, सिस्टम को आज चलाया और बंद कर दिया,
जब अगले दिन चलाओगे सिस्टम तो आपका बंद था, लेकिन जब आप देखते हो टाइम और डेट बिल्कुल अपडेट मिलता है। किसकी वजह से? टाइम एंड डेट जो है अपडेट मिलता है। आपने सिस्टम बंद कर दिया तो इसका मतलब टाइम और डेट क्या हो गई, वहीं पर रुक जाना चाहिए था। लेकिन आप देखते हो जब आपने अगले दिन सिस्टम को ऑन किया पूरी तरीके से ये ऑन मिलता है, अपडेट मिलता है। तो टाइम और डेट को भी मैनेज किसकी मदद से करते हैं? एक CMOS बैटरी लगी हुई होती है, उस बैटरी में बहुत ही मिनिमम वोल्टेज जो होता है ये सारी चीजें लेती रहती हैं और हर एक चीज को मैनेज करने का काम करती हैं। ठीक है, जितने हार्डवेयर पैरामीटर्स लगे हुए होते हैं उनको भी अपडेट करने का काम करता है कौन? CMOS। देखो सर्वर से अपडेट होना एक चीज अलग है। अब टाइम और डेट को सर्वर से कैसे, सर्वर से जैसे सपोज दैट आपके सिस्टम का टाइम बिगड़ गया तो आप उससे क्या करते हो, जो सर्वर से करंट टाइम होता है उसके साथ ले ले। तो बहुत हो गया ऐसा कि CMOS बैटरी आपकी खराब हो गई, तो अब जब CMOS बैटरी खराब हो गई तब वो टाइम और डेट को अपडेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो बैकएंड में अपडेट नहीं कर पाएगा। तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हो, जो हमारा इंटरनेट का जो टाइम होता है, कई बार आपने मोबाइल में भी लिया होगा इस तरीके से, ठीक है, उसी टाइम को वो अपने अंदर एक्सेस कर लेता है। CMOS चाय समोसा, बिल्कुल सही बात है। चाय समोसा। चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये भी किसका पार्ट था? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा था। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर फंक्शंस, यानी कि जितने भी कंप्यूटर फंक्शन परफॉर्म करता है वो किसकी मदद से हो पाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होगा किसकी मदद से? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस बनाने का काम करेगा वो कौन बनाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हल्का सा हिंट मैंने पिछली क्लासेस में लिया भी था और यहां पर हम लोग उसको पूरा डिटेल में जान लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं, फिर से देख लो एक बार। ठीक है, ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपसे कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन इंटरफेस। अब इंटरफेस के आधार पर, यानी कि इंटरफेस के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो GUI और दूसरा CUI। GUI बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI बोले तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मतलब क्या? आप स्क्रीन पर कई सारे आइकन्स देखते हो, ग्राफिक्स देखते हो, उसकी मदद से आप ऑपरेट कर पाते हो सिस्टम को। लेकिन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या होगा? सिर्फ आपको कैरेक्टर्स दिखे हुए मिलेंगे लाइन बाय लाइन, उन्हीं को क्लिक करके इधर उधर कोई कमांड देके आप अपने जो भी काम है वो करवा सकते हो। लेकिन ग्राफिकल इंटर यूजर फेस में ऐसा नहीं होता, उसमें ग्राफिक्स की आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो GUI होगा वो इस तरीके से होता है। जैसे सपोज दैट आपने इस पर क्लिक किया तो इसका जो काम होगा वो ओपन करके दिखा देगा। लेकिन वहीं CUI में क्या होगा? कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन देखने को मिलती है जहां पर लाइन बाय लाइन में आप कमांड देते जाते हो पर्टिकुलर टास्क को कराने के लिए और वो अपना काम करता जाता है। डिफरेंस समझ गए होंगे GUI और CUI में। विंडोज जो है ये क्या है? GUI है। वहीं CUI MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, किसका हिस्सा है? CUI का। CUI को बूट नहीं, देखो जो भी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होगा उसको ऑपरेट करने के लिए बूट तो वो पहले ही हो चुका होगा। लेकिन जब आप उससे काम करवाओगे, भैया आपने इस सिस्टम पे क्लिक किया, इस आइकन पे क्लिक किया, तो इसका जो काम होगा करने का भैया आप तो करके दिखाएगा यहाँ पर दूसरी की स्क्रीन को ओपन करके। लेकिन अगर आपने CUI में यहाँ पर कोई भी कमांड दी तो वो उस कमांड का जो भी काम होगा वो आपको नीचे स्क्रीन पर दिखा देगा, बस बात खत्म। आप मतलब इंटरफेस जो है वो इसी तरीके से देखेंगे जैसा इसमें दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल प्रॉम्प्ट कमांड करते हैं, इनको प्रॉम्प्ट कमांड बोला जाता है, तो वो आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे काम करता है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो मेमोरी को मैनेजमेंट हो,
यूजर का इंटरफेस हो, इनपुट आउटपुट भी मैनेजमेंट करता है, इंफॉर्मेशन को भी मैनेजमेंट करता है, और प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही हो पाता है। बात आई समझ में कि नहीं? ठीक है, चलिए भाई बात बढ़ेंगे आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स क्या है? CUI है। देखो लाइनेक्स जो है वो GUI की तरह भी काम करता है और CUI की तरह भी काम करता है, वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यूज करना है, लेकिन बेसिकली जो है वो GUI की तरह ही यूज होता है। बिल्कुल, देव सिंह ने कहा सर हिंदी महा डेंजर है, बस बिल्कुल इसीलिए मतलब कंप्यूटर भाषा जो है वो अगर आप बिल्कुल प्योर हिंदी में पढ़ना चाहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लाइनेक्स GUI भी है और CUI भी है, लेकिन ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो लाइनेक्स का GUI इंटरफेस ही यूज करते हैं। अगला बढ़ेंगे, देखो भाई मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि इट अलाउज 2 और मोर यूजर, नाम से ही क्लियर है मल्टी यूजर मानने की 2 या 2 से ज्यादा यूजर्स को अलाउ करे किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए सेम टाइम पर, तो उनके लिए बनाया गया यूनिक्स, बनाया गया लाइनेक्स, बनाया गया। ठीक, मल्टीटास्किंग ओएस होता है जो एक ही समय पर कई सारे टास्क करें। इट अलाउज मोर देन 1 प्रोग्राम, वो आप विंडोज में भी कर सकते हो, यूनिक्स में भी कर सकते हो। मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें, इट सपोर्ट्स रनिंग प्रोग्राम और मोर देन 1 CPU और प्रोसेसर, मानने की तमाम सारे प्रोग्राम्स को, ठीक है, CPU का प्रोसेसर, CPU या उसका प्रोसेसर रन करने में मदद करता है, दैट वन इज मल्टी प्रोसेसिंग। मैक OS जो है वो GUI है, मैक OS जो है वो आपका GUI है। ठीक है, चलिए बढ़े, इतना आज की ये छोटी सी क्लास में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट किया, यानी कि सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हम लोगों ने आज यहां पर कंप्लीट की। अब जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन सेशन पर। जल्दी से बताओ पूरा समझ आया कि नहीं? ठीक है, समझ आया हो तो S बनाएंगे और समझ नहीं आया होगा तो Y बनाएंगे। जल्दी बनाओ, क्या बनाओगे? जल्दी बनाओ। सर विंडोज में भी मल्टी यूजर होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आपने देखा नहीं होगा, गेस्ट यूजर बनाते हो आप, ठीक है, अलग अलग यूजर जो है वो काम कर सकते हैं। यस सर, ऑल क्लियर सर, सिस्टम फाड़ दिया आपने, ठीक है, थैंक यू सर सो मच, इट वाज वेरी हेल्पफुल सर वंस अगेन। बिल्कुल, चलिए भाई अब हम लोगों का हो चुका है, सभी लोग यस यस भाई। बाई कौन टाइप कर रहा है भाई? अनुज कुमार ने सुना नहीं। ठीक है, क्लोन बनाते देंगे सर जी, ऑल क्लियर सर, ठीक। चलो भाई अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन सेशन पर। जल्दी से देखेंगे पहला क्वेश्चन, बहुत ही फास्ट वे में हम लोग करने वाले हैं इस सेक्शन को। कह रहा है सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे ही पढ़ा कि अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब देखो भाई ईमानदारी से अपना स्कोर जरूर लास्ट में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया, ईमानदारी से। चलो भाई, कह रहा है सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वही कहलाएंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर ही तो होता है सेट ऑफ प्रोग्राम जो किसी न किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है। क्लियर? ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा सी। दूसरा बात बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर भी आपका है, विंडोज भी है, क्योंकि विंडोज क्या है, इनडायरेक्टली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसर जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए यूज किया जाता है, वर्ड प्रोसेसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? हमने पोस्ट की बात की थी, हमने फर्मवेयर की बात की, हमने डिवाइस ड्राइवर्स की बात की थी। ठीक है, ये तीनों के तीनों ही क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं।
फर्मवेयर क्या, जो ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स, मैंने ध्यान करना जब मैंने आपको रोम पढ़ाया था, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर जब इनको फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है, फैक्ट्री में जब मैन्युफैक्चर किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के समय जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर्टिकुलर चिप के अंदर जो लोड किए जाते हैं वो प्रोसेस आपकी फर्मवेयर ही होती है। आई बात समझ में? तो वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है, ठीक है। तो हमारे तीनों के तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ABC, लेकिन जो डी जो है वो DB2 जो लिखा है, DB2 का मतलब होता है डेटाबेस, डेटाबेस। और डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा मैनेजमेंट में यूज होता है। डेटाबेस किस में यूज होता है? डेटा मैनेजमेंट में, यानी कि डेटा को कैसे मैनेज किया जाए उसमें यूज होता है आपका क्या? DB2 यानी कि डेटाबेस। प्रिंटर ड्राइवर तो यूटिलिटी है, प्रिंटर ड्राइवर तो यूटिलिटी ही है। नहीं नहीं भाई, प्रिंटर ड्राइवर जो है, जितने भी आपके डिवाइस ड्राइवर्स हैं, मैंने क्या बताया, वो सब के सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, वो यूटिलिटी में थोड़ा आएगा। मैंने डिवाइस ड्राइवर में क्या बताया था, कोई भी हार्डवेयर जब आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो और वो डिवाइस कंप्यूटर से प्रॉपर तरीके से वर्क करे, ठीक है, वो कैसे काम करेगी, तो उस ड्राइवर्स में तो यही तो इंफॉर्मेशन होती है। क्या इसकी मदद से कंप्यूटर की हेल्थ पर, उसके मैनेजमेंट पर कोई फर्क तो नहीं पड़ता है? तो प्रिंटर ड्राइवर आपका यूटिलिटी नहीं है। जितने भी डिवाइस ड्राइवर हैं वो सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 4 पे आएंगे, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट एंड अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड द अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या मतलब समझे? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है किसको? हार्डवेयर को, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, और एक इंटरेक्शन तैयार करता है किसके बीच? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सुरभि। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहेंगे भाई? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक हो गया, लेकिन और भी तो हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर हो गया, डिवाइस ड्राइवर भी तो हार्डवेयर है, हार्डवेयर डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम का सही तरीके से इंटरफेस तैयार करता है उसके बीच की, नहीं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, कह रहा सॉफ्टवेयर कैन बी अनइंस्टॉल्ड थ्रू। अब जो भी सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो वो कहां से अनइंस्टॉल होंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। जब भी अगर किसी भी सॉफ्टवेयर यानी किसी एप्लीकेशन को अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल करना हो तो आप किसका मदद लेंगे? कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, और कंट्रोल पैनल पे जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। भाई कंट्रोल पैनल में तो बहुत सारे ऑप्शन खुल के आते हैं, प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए किस ऑप्शन पर क्लिक किया जाएगा? तो किस ऑप्शन पर क्लिक करोगे? और कंट्रोल पैनल के अंदर मिलेगा आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, इस नाम का एक आपको ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल पैनल के अंदर। इसी के अंदर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स की जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं। अरे सॉफ्टवेयर पे नहीं क्लिक करोगे, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करोगे। देव सिंह ने सही बताया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब होगा। 6 नंबर पे आएंगे, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट फंक्शंस एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को यूज करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो भी आपका इंटरेक्शन बनता है उसको हम क्या कहेंगे? अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट फंक्शन इंटरमीडियरी बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जल्दी बताओ।
बिल्कुल सही, सूरज चौबे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का क्या होगा, सी नंबर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे उसको। अ लिंकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैंने क्या बताया था, लिंकर क्या काम करेगा, जल्दी से बताइए भाई। लिंकर ये पहला कोड है, ठीक है, ये दूसरा कोड है, दोनों को मर्ज करेगा। तो लिंकर का काम क्या है, लिंकर का काम क्या है, लिंकिंग ऑब्जेक्ट फाइल्स, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर की बात आएंगे, कह रहा वन और मोर डिफेक्ट्स अकरिंग इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स द सॉफ्टवेयर फ्रॉम वर्किंग इज कॉल्ड। वन और मोर डिफेक्ट्स अकरिंग इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक से ज्यादा अगर कोई डिफेक्ट, कोई भी फॉल्ट आ जाती है तो उस आने वाली एरर को, उस फॉल्ट को क्या कहेंगे। बिल्कुल सूरज चौबे ने सही बताया, उसको हम लोग बग बोलेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, सिस्टम एरर नहीं बोलते हैं, बग बोला जाता है, ठीक है, BUG। 9 नंबर पे आएंगे, कह रहा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, कुछ शब्दों पर ही पकड़ लीजिए, उन्हीं से आपका आंसर मिल जाएगा। हमने इस सेंटेंस में पकड़ा पर्टिकुलर टास्क। अब पर्टिकुलर टास्क कौन करता है हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल फट से मारो। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विशाल कुमार ने सबसे पहले जवाब दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई MS वर्ड तो है, गूगल डॉक भी है, एडोब एक्रोबिट भी है, लेकिन टर्बो सी कंपाइलर जो है वो एक क्या है, ट्रांसलेटर है। एक क्या है, ट्रांसलेटर है। और ट्रांसलेटर किसके अंतर्गत आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही जवाब होगा। सी नहीं होगा, डी होगा, कंपाइलर। टर्बो सी जो है वो कंपाइलर का एक क्या नाम दे दिया गया उसको, अलग अलग तरीके कंपाइलर होते हैं, अलग अलग नाम से दे दिए गए, तो टर्बो सी जो है वो उस एप्लीकेशन का, उस सॉफ्टवेयर का नाम हो गया, ठीक है। अ लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब लोडर का काम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताएंगे। मैंने आपको बताया था लोडिंग ऑफ प्रोग्राम कोड फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, डिस्क से उठा के मेमोरी में लोड करता है। जैसे आपका जब ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप सिस्टम को ऑन करते हो, जब आप सिस्टम को ऑन करते हो तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही आपका काम करने वाला होता है तो लोडर क्या करता है, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क या SSD में आपका स्टोर होता है, और वहीं डिस्क से उठा के मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी में उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए भेज देता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 12 फुल फॉर्म ऑफ GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नॉट अ टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखो एंटीवायरस की अगर हम बात करें, ये पूरा एक चैप्टर है, ठीक है ना, इस पे एक अलग से क्लास लेके आएंगे। तमाम तरीके से अलग अलग टाइप के वायरसेस हैं, ठीक है, उनसे बचने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ये सिस्टम की हेल्थ को, सिस्टम सिक्योरिटी पर्पस से बनाया गया है, जो कि सिस्टम को देखरेख करने में काम आता है। फायरवॉल ये भी आपका सिक्योरिटी पर्पस से क्रिएट किया गया है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर ये भी आपका यूटिलिटी सिस्टम पार्ट का हिस्सा है। लेकिन जो MS-DOS जो है वो आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हुई बात, हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ। आगे पढ़ेंगे। विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम is used to reduce the size of files to increase the amount of disk space, यानी कि कोई बड़ा साइज का फाइल होता है और उस
यूटिलिटी प्रोग्राम की मदद से उसको क्या कर देते हैं, कम कर दिया साइज कम कर दिया, तो यानी कि सिस्टम को मदद मिल गई, यानी कि सिस्टम की कहीं ना कहीं मेंटेनेंस हेल्थ पर ही तो काम किया उसने। बात आई समझ में? तो वो कौन होगा? 14 का आंसर क्या होगा? फाइल साइज का कम करना कहलाता है फाइल कंप्रेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब होगा, सी नहीं होगा। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन नहीं होगा भाई। मैंने आपको बताया था जब मैंने पिछली क्लासेस ली थी, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है, सपोज दैट आपने एक महीने से किसी भी फोल्डर में, किसी भी डिस्क सेक्शन में, आपने देखा होगा आपका सी बना हुआ होता है, डी होता है, ई होता है। सपोज दैट आपने डी वाले सेक्शन में कुछ फाइलें क्रिएट करी, फिर आपने क्या किया, मन आया चलो इनका कोई यूज नहीं, इनको डिलीट कर देते हैं। फिर आपने फिर से क्रिएट करी, फिर कुछ डिलीट करी, फिर कुछ क्रिएट करी, फिर कुछ डिलीट करी। तो डिफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, आपके इस पूरे एरिया में जो फाइलें फैली पड़ी हैं भाई, जैसे जो भी फाइल क्रिएट की जाती है तो तुरंत वो मेमोरी के अंदर अपना एड्रेस एलोकेट कर लेती है। अब जब आप डिलीट करते हो तो फाइल तो डिलीट हो जाती है, लेकिन वो उसका जो एरिया है वो एज इट इज वहां पर बना रहता है। तो सिस्टम को फाइल को अरेंजमेंट करने में दिक्कत आती है, उसको रीड राइट करने में दिक्कत आती है, उसको प्रोसेस करने में दिक्कत आती है, यानी कि एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आती है। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या करता है कि आपकी जितनी बची हुई फाइल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देता है, यानी कि जो आपकी यूज वाली फाइल्स हैं उनको यहां पर अरेंज कर दिया और जितना भी खाली स्पेस था उसको एज इट इज छोड़ दिया। तो उसने क्या किया, इतने पूरे एरिया में आपकी सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो अरेंज कर दी और बाकी का ये जो एरिया है उसने खाली छोड़ दिया। तो जब नई फाइल बनाओगे तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा करने से क्या हुआ, सिस्टम की स्पीड बढ़ जाएगी, सिस्टम की स्पीड बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, रीड राइट का टाइम कम लगेगा। जैसे कोई फाइल क्रिएट की फट से उसने यहाँ पे क्रिएट कर दी, उसको मेमोरी के अंदर एड्रेस लोकेट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस वजह से हम डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का यूज करते हैं। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, यूनिक्स, ये तीनों के तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो होता है वो ग्राफिक डिजाइन के लिए होता है, तो वो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज यूटिलिटी स्कैन्स द एंटायर हार्ड ड्राइव एंड इरेज और डिलीट एन अननेसेसरी फाइल्स सच एज टेम्परेरी फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड कुकीज डाउनलोडेड व्हाइल विजिटिंग पेज। तमाम तरीके से जब आप इंटरनेट पर साइट्स पर विजिट करते रहते हो तो वो कुकीज बना लेता है, अननेसेसरी फाइल्स क्रिएट करता रहता है। तो उन सभी को हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उन सभी को हटाने के लिए हम डिस्क क्लीनअप का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑफ द अबव क्या है, हो जाएगा। देखो फिर मैं कह रहा हूं, डिस्क डिफ्रेगमेंटर अलग चीज है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर जो है वो अननेसेसरी फाइल्स को भी एक तरीके से अरेंज कर देगा, वो कुछ डिलीट नहीं करता है, लेकिन डिस्क क्लीनअप में अननेसेसरी फाइल्स जो है वो क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। क्वेश्चन 17 पे आएंगे और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आपको राहत की सांस मिली होगी। ठीक है, अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू एक इंटरफेस क्रिएट करता है बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सूरज चौबे ने सही बताया, इसका आंसर होगा डिवाइस ड्राइवर। अब जल्दी से अपना अपना स्कोर कमेंट करेंगे, क्या स्कोर रहा आपका। और बहुत ही आपका धन्यवाद जो आप में इस सेशन तक लास्ट तक जुड़े रहे, और यकीन करिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा। ठीक है, मैं फिर से आपको यकीन दिला दूं, कोर्स कंप्लीशन के लिए स्पेशली फॉर सीजीएल और सीएचएसएल, बिल्कुल परेशान मत होइए,
ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। 15, 12 जरवीस, मुनमुन, देव सिंह, जोया, रोशन, ठीक है, 15, 13 कौशल ने 13, रोशन 15, सोनू ने 13, पूजा 14, ठीक है, सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया आउट ऑफ 17। देव सिंह 14 आ गए, चलो भाई अच्छी बात है, जहाँ पर गलत हुए तो उनको भी। आकाश NS 14। सर एनटीपीसी के लिए ये काफ़ी, देखो एनटीपीसी का जो स्कोप है बहुत ही लो लेवल का हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसकी भी हम लोग एक क्लास प्लान कर रहे हैं जिसमें एक ही क्लास में वन शॉट में आपके कंप्यूटर के जो 3 आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है एक शिफ्ट में, कभी कभी 4 भी हो जाएंगे, लेकिन 4 बहुत कम है, लेकिन 2 या 3 होने के पूरी चांसेस हैं, तो वो आपको वहां से कंप्लीट कर लेने हैं। सर जी इनके 2 गलत हुए, वो झूठ बोलते हैं काफी रॉन्ग हुए थे आज तो। अच्छा रॉन्ग हुए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, यानी कि अगली, अब देखो मैं हम लोग बता दें अगले पार्ट पर हम लोग क्या करने वाले हैं। अब हमने सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया और सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि MS ऑफिस, ठीक है, MS ऑफिस है। लेकिन है क्या कि जैसे 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो MS ऑफिस का वेटेज जो है वो कम है, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन का है, ठीक है, तो हम लोग इस सेशन को सबसे लास्ट में करेंगे। और जैसे जो बचा हुआ पार्ट है हमारा इंटरनेट सिक्योरिटीज, वायरस, ठीक है, इंटरनेट में यूज होने वाली डिवाइसेस, उन सभी को हम लोग पहले फिनिश करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो हमारा सिर्फ और सिर्फ MS ऑफिस बचेगा, बहुत अच्छे से कराएंगे, प्रैक्टिकल के साथ कराएंगे। और यकीन मानना कि MS ऑफिस आपने ऐसा पहले शायद ही कहीं पढ़ा हो, ठीक है, तो उस लेवल का हम लोग MS ऑफिस पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग ये जो चीजें हैं इनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर MS ऑफिस पर आएंगे। सर बग में और सिस्टम एरर में क्या है? देखो एरर जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती हैं। अगर आपकी कोई भी एरर है तो वो बेसिकली क्या हो गई, बग हो गई। अब एरर सिंटैक्स एरर हो सकती है, ठीक है, एरर सिस्टम एरर हो सकती है, एरर लॉजिकल एरर हो सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी एरर के अकॉर्डिंग। बग बेसिकली क्या है, एक तरीके की एरर है। आई बात समझ में? चलिए भाई मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सर बग मैंने आपको बता दिया, सिस्टम एरर में जब सिस्टम एरर होती है तो यानी कि जैसे सपोज दैट मैं आपको बताऊं, आपने सिस्टम को ऑन किया और आपने अपने मदरबोर्ड से रैम को निकाल लिया। आपने सिस्टम को ऑन किया, ऑन करने से पहले ही आप अपने मदरबोर्ड से रैम को रिमूव कर दिया। तो जब आप जैसे ही बूट होगा तुरंत वो चेक करेगा सारे कंपोनेंट प्रॉपर जुड़े हैं, कोई नहीं जुड़े हैं, तुरंत वो स्क्रीन पर मैसेज दिखाएगा कि रैम जो है वो कहीं ना मिसिंग है। तो यानी कि ये जो एरर आ रही है वो आपकी सिस्टम टाइप एरर हो जाएगी। अगर हम सिंटैक्स एरर की बात करें, जैसे सपोज दैट आपने कोई भी प्रोग्राम डिजाइन किया और उसमें कोई ना कोई उसके सिंटैक्स में एरर है, जैसे आप जब कोडिंग करते हो तो कहीं कहीं पर कोलन लगता है, कहीं पर स्पेस दिया जाता है, तो अगर आपने ये कहीं पर सपोज दैट जो वेरिएबल लिए जाते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तो वहां पर उनका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है, यानी कि पर्टिकुलर लिखने का तरीका होता है, वो अगर मिसिंग होगा तो सिंटेक्स एरर प्रोग्राम में दिखाएगा। लॉजिकल एरर अगर कहीं होगी, सपोज दैट अगर आपको 4 से डिवाइड करना है 2 को तो सही है, अगर आपने कुछ इस तरीके से कर दिया लॉजिकल एरर आपको दिखा देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? बफरिंग बग से डिफरेंट है, बिल्कुल, बग अलग चीज है, बफरिंग अलग चीज है। चलो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है, तो कंप्यूटर इसी तरीके से आप जो भी कराया जा रहा है उसको आप करते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि सभी को, और अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा, एक बढ़िया सा बेहतरीन सा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि।